एक्सप्रेस में मौजूद 50 बंधकों को जान से मार दिया। इसकी जानकारी खुद बीएलए ने दी और दावा किया कि पाकिस्तान ने उसकी शर्त मानने के बजाय खतरनाक हथियारों से हमला किया। एम्बेसी ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की अमेरिकन को, अपने अमेरिकन शहरियों को, और उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि आप बलूचिस्तान का सफर ना करें। 500 से लेके 700 के करीब जो पैसेंजर थे, 140 के करीब वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे, जिसमें आर्मी थी, आईएसआई थी, रेंजर थी, एफसी के जवान थे। उसको जी बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान सरकार के सामने शर्त रखी थी कि वो अपनी जेल में बंद बलोच विद्रोहियों को रिहा कर दे। हालांकि बीएलए के मुताबिक पाकिस्तान ने उसकी शर्त नहीं मानी, जिसके बाद उसे मजबूरन 50 लोगों को मारना पड़ा। चेक कर लिया गया है बीएलए की जानिब से। बीएलए का मुतालबा ये है कि हमारे ऊपर जो ऑपरेशन है वो रोके जाए, और मिसिंग पर्संस का इशू भी इस वक्त सामने आ रहा है। अगर देखा जाए तो 10 से 11 के करीब जो है इस वक्त शहादतों की खबर आ चुकी है। पता नहीं है कांडी सरफराज भुट्टी साहब, ये सारे प्यारे खड़े हैं। मेरा भी प्यारा मेरे बाप है, मेरे वालिद साहब है। ये दावा कर रहा है कि इंडिया और अफगानिस्तान ने मिलकर पाकिस्तान की इस ट्रेन को हाईजैक करवाया है। इस ट्रेन को हाईजैक करने के लिए पूरी प्लानिंग की गई थी। बीएलए को इस हमले के लिए इंडिया और अफगानिस्तान की जानिब से देखें कि उस एडवाइजरी के 2 दिन के बाद बलूचिस्तान में ये दहशतगर्दी का इतना बड़ा वाकया हुआ। ऐसी जंगी सूरत हाल है वहाँ पे, और इसमें मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल मीडिया ने इस पे फोकस क्यों नहीं किया ज़्यादा। हालांकि इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या है कि ये कहीं भी और होता, और तो इस पे इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में हाहाकार मची होनी, तबाही हो रही होनी थी। लेकिन आप इसको लिंक करें कि इस वाक़े से कल ये ट्रेन हाईजैक हुई है, और कल ट्रेन जब हाईजैक हुई है तो उससे 2 दिन पहले अमेरिकन एम्बेसी ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की अमेरिकन को, अपने अमेरिकन शहरियों को, और उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि आप बलूचिस्तान का सफ़र ना करें, और अगर वहाँ पे हैं आप तो वापस आ जाएं। खैबर पख्तूनख्वा का भी उन्होंने कहा, और थोड़ा पंजाब का भी कहा, लेकिन बलूचिस्तान का उन्होंने सबसे पहले कहा। और देखें कि उस एडवाइजरी के 2 दिन के बाद बलूचिस्तान में ये दहशतगर्दी का इतना बड़ा वाक़या हुआ, और जो टारगेटेड था, जाफ़र एक्सप्रेस पे पहले भी हमले होते रहे हैं और बार बार होते रहे हैं, और अभी भी उस जाफ़र एक्सप्रेस में फ़ौज के लोग, उनकी फैमिलीज़, उनके बच्चे, उनकी औरतें सफ़र कर रहे थे बहुत बड़ी तादाद में। तो उस ट्रेन को उन्होंने टारगेट किया, और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 90 या 100 लोग तो वो होंगे कम से कम। उनकी लॉजिस्टिक, उनकी मूवमेंट, वो कितनी गाड़ियों में थे, उनके पास असलहा होगा बहुत सारा, उनके पास रॉकेट लॉन्चर होंगे, ख़ुद कुछ बम्बार भी साथ थे, और हम वहाँ जंगी हालत में हैं बलूचिस्तान में। तो इसके बावजूद कि अमेरिकन एम्बेसी की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, तो उनके पास कुछ इंटेलिजेंस तो होगी। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिकन इसके पीछे हैं, हालांकि ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कहा जा रहा है कि जब चीनी शहरियों को मारने के वाज़े मकासद हैं इन बलोच आर्मी, लिबरेशन आर्मी के, और मजीद ब्रिगेड के, और फतेह ब्रिगेड के, तो ये उनके डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं। और तो उसमें अमेरिका क्यों नहीं शामिल होगा? तो अमेरिका डेफिनेटली इसमें, अमेरिका को अगर शामिल नहीं है, मैं दायरा, मेरे पास कोई सबूत नहीं है इसका, मैं इसलिए ये बात नहीं कह सकता, लेकिन अगर अमेरिका शामिल नहीं है तो अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो आई ना, उनके पास की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तो थी। तो क्या हमारे इंटेलिजेंस इदारों के पास वो रिपोर्ट्स नहीं थी? अगर थी तो उसके बाद क्या इमरजेंसी मेजर्स लिए गए, और उन पुलों की, उन सुरंगों की हिफाजत के लिए, या कम से कम ट्रेन के साथ कोई ऐसा तरीक़ाकार, ऐसे गैजेट्स हैं बड़े आराम से इस्तेमाल होने वाले, जो आपको अगर हेलीकॉप्टर भी ऊपर से गुजरे या ड्रोन ऊपर से गुजरे तो वो बता सकता है, उस गैजेट्स उसके अंदर ऐसे लगे होते हैं कि इस एरिया में कहीं पे असलहा है या नहीं है। ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, मैं आपको कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बता रहा जो बहुत कोई लेटेस्ट हो। तो सवाल ये बहुत बड़ा है यहाँ पे कि क्यों नहीं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कहाँ पे थी, और क्यों नहीं ये जब इतनी मूवमेंट हो रही है लोगों की, ट्रेन्स की, और जब इतलात आ गई हैं, अमरीकियों के पास पहुँच चुकी हैं, और भी लोगों के पास पहुँची होंगी, तो उस पर मेजर्स क्यों नहीं लिए गए? और
یہ ایک میں آپ کو تھوڑا ڈیٹا آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دہشت گردی کی وارداتیں کیوں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. اور اس پہ میں بڑے ایک دکھی دل کے ساتھ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے یہ بات گزارش کرنا چاہوں گا کہ مشکل حالات ہیں بہت فوج کے لیے. ہم آپ کو ڈیٹا بھی دیں گے, اس میں آپ دیکھیے کتنے جوان, کتنے فوجی جوان اپنی جانیں دے رہے ہیں امن قائم کرنے کے لیے. اور تاکہ ہم جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ پنجاب میں یا اسلام آباد میں تو سندھ میں تو ایسی صورتحال نہیں ہے, لیکن وہاں پہ جنگی صورتحال ہے. تو میں ان سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ ضرور دیکھیں کہ ان کے گھر کے اندر کیا کیا بہتری ہونے کی گنجائش ہے. اور وہ میں ذرا تھوڑا ڈیٹا دے دوں اس کے بعد میں اس پہ بات کروں گا, کیونکہ یہ ڈیٹا بہت اہم ہے. آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جنگ دو قسم کی ہو رہی ہے. ایک تو وہاں پہ بلوچستان کے اندر, خیبر پختونخوا کے اندر, جس میں ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں, گولیاں, توپیں, ہوائی جہاز اور ڈرونز اور راکٹ لانچر استعمال ہو رہے ہیں. دوسری طرف ایک جنگ ہے جو ان موبائل فونز پہ لڑی جا رہی ہے. اور یہ موبائل فون پہ جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس پہ 5th جنریشن وار, یہ جنگ ایک الگ آپ نے کل سے دیکھا ہوگا. انڈین میڈیا اس میں بہت ایکٹیو ہے, پاکستان کے بہت سارے لوگ اس میں ایکٹیو ہیں, اور خاص طور پہ جو پی ٹی آئی آفیشیل ہے, پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے, وہ اس پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے. اور اس جنگ کے ریفرنس سے وہ وہی بیانیہ پروموٹ کر رہا ہے جو ان دہشت گردوں کا بیانیہ ہے, جو انڈیا کا بیانیہ ہے. اس میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا ایک بڑا اچھا فیشنیبل